नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अंधकार की जगह संवैधानिक प्रकाश, हिंसा की जगह विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति और जन कल्याण योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित कर सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ रही है आगे और मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह से खात्मे का लिया है संकल्प। और यही विषय है हमारी आज की चर्चा का। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुरक्षा बलों की सख्ती के साथ ही सरकार इन क्षेत्रों में विकास को भी दे रही है प्राथमिकता और वर्ष 2019 से 2024 तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी कामयाबी की क्या है वजह। नक्सलवाद से लड़ने के लिए सरकार ने जो 2 रूल ऑफ लॉ तय किए हैं, जिनमें पहला नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित करना और गैर कानूनी हिंसक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाना, और दूसरा हिंसा के कारण विकास से वंचित क्षेत्र की तरक्की और इसी के तहत बनाई गई विकास, प्रोसिक्यूशन और ऑपरेशन के तीनों मोर्चों पर रणनीति कितना असर दिखा रही है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संवाद के दौरान। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाए। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। तो एक बड़ा आत्मविश्वास सरकार में और वहां पर किस तरह से विकास होगा, ये आत्मविश्वास भरने का काम कर रही है सरकार, जिसमें तमाम जो नीतियां हैं वो शामिल हैं, तमाम कदम शामिल हैं और क्या कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ इसकी वजह है, ये आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। 2014 से पहले की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच केवल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में 544 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां पे जो लोग हैं उनमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश हो रही है सुरक्षा के प्रति। 2004 से 2014 में 16,463 हिंसा की घटनाएं हुई और पिछले 10 साल में लगभग 53% की कमी के साथ अब घटकर 7,700 रह गई। तो 53% की कमी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा। इसके साथ ही 2014 से पहले नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम सुरक्षा संबंधी व्यय योजना में 2004 से 2014 तक 1180 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2014 से 2024 के बीच ये व्यय 3 गुना बढ़ाकर 3006 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो अपने आप में जो ये आंकड़े हैं वो बताते हैं सरकार की प्रतिबद्धता को। 2004 से 2014 में 16,463 हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन पिछले 10 सालों में ये 53% की कमी के साथ लगातार हम बता रहे हैं कि 7,700 रह गई हैं। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में कमी आ रही है। हिंसा रिपोर्ट करने वाले पहले 96 जिले थे, लेकिन अब 2014 के बाद 97% की कमी के साथ ये घटकर 16 रह गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम आंकड़ा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 2014 के बाद विकास की, तो 2014 के बाद से 14 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज भी किया गया है और उसी से लोगों में सुरक्षा के प्रति एक विश्वास आया है। 2014 के बाद केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना में 1055 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पहले नहीं होता था। 2014 के बाद जो है ये कदम लगातार जो है उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2014 के बाद विशेष केंद्रीय सहायता एक नई योजना जो है वो लाई गई, जिसके तहत सरकार ने पिछले 10 साल में 3,590 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पहले इस तरह का कोई कदम नहीं था। नक्सलवाद के कारण नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 2014 के बाद से 70% की कमी आई है। तो ये आंकड़े अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी संगठनों की 85% कार्य स्ट्रेंथ जो है वो समाप्त कर दी गई है। तो ये आंकड़े बताते हैं किस तरह से नक्सलवाद पर
कसी जा रही है लगाम, और इसके लिए जो सरकार की नीति है वो अपने आप में बेहद प्रभावी है। 2014 के बाद भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की नक्सलवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, जिन नीतियों की हम बात बता रहे हैं, और अगर 2014 से पहले की बात करते हैं तो इस तरह की कोई भी ठोस नीति नहीं थी और ना ही जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती थी। तो एक प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति 2014 के बाद जो है वो दिखाई देती है। अब नक्सलवादियों को मारकर नहीं बल्कि उन्हें मुख्य धारा में वापस लाकर नक्सलवाद को खत्म करना जो है वो सरकार का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि 2014 से पहले पी चिदम्बरम ने 2011 में जब वो तत्कालीन गृहमंत्री थे, नक्सलवाद की समस्या का हल ग्रामीणों के दिल जीतने में है ऐसी बात कही, लेकिन वो दिखाई कहीं नहीं दिया। 2014 के बाद सरकार की सरेंडर पॉलिसी, जिसमें हथियार छोड़ने वाले युवाओं को पुनर्स्थापित किया जा सके, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई जब हम सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या देखते हैं। लेकिन 2014 से पहले की हम बात करें तो नक्सलवाद से निपटने का एकमात्र जरिया नक्सलियों को मारना ही माना गया। हालांकि कहा गया कि दिल जीते जाएंगे, लेकिन जीते नहीं गए। 2014 के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की शुरुआत हुई। तो लगातार जिस तरह से वहां पर विकास किया जा सकता है उन मुद्दों को तलाशा गया। 2014 से पहले की बात करें तो नक्सल प्रभावित इलाकों को ध्यान में रखकर कोई भी इस तरह की योजना जो है वो नहीं बनाई गई थी और ना ही इस बारे में सोचा जा रहा था। तो 2014 के बाद एक बड़ा विजन, सरकार खेलों के माध्यम से भी हिंसा में लिप्त युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश कर रही है, अपील कर रही है, और बस्तर ओलंपिक उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है। लेकिन 2014 से पहले की हम बात करते हैं तो नक्सलवाद से निपटने के लिए कोई भी बेहतर सरेंडर पॉलिसी नहीं थी, इस तरह की कोई नीति नहीं थी, इस तरह का कोई विजन नहीं था। 2014 के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता लगातार दी जा रही है। लेकिन अगर हम 2014 से पहले की जो सरकारें हैं उनकी बात करते हैं तो नक्सलवाद से निपटने के लिए बातचीत के रास्ते को इस तरह से नहीं अपनाया गया था, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया 2014 के बाद। तो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनमें आत्मविश्वास है, और जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें नक्सली बहकाते थे वो भी उनके चंगुल से अब निकलकर बाहर आए। 2014 के पहले की अगर बात करें तो जो ऊंची रैंक वाले जो कैडर थे उनके लिए 2.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान की बात थी, लेकिन 2014 के बाद ये राशि बढ़ा दी गई और इसमें जो है 2.5 लाख से इस राशि को दोगुना कर दिया गया, इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके, और वो भी बातचीत के माध्यम से, शांति के माध्यम से। 2014 से पहले मध्यम या निम्न रैंक वाले जो इस तरह के वामपंथी उग्रवाद कैडरों के लिए 1.5 लाख रुपए जो हैं वो निर्धारित किए गए थे, लेकिन 2014 के बाद जो मध्यम और निम्न रैंक वाले हैं, क्योंकि इनमें रैंकिंग होती है, तो उसमें उनके लिए 2.5 लाख रुपए निर्धारित कर दिए गए। तो राशि जो है उसको लगातार बढ़ाया गया है। इसके साथ ही 2014 से पहले 3 साल तक 4,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड की जो है प्रावधान था, और 2014 के बाद 3 साल तक 10,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड की बात है। तो किस तरह से पुनर्वास किया जाए, किस तरह से मुख्य धारा में वापस लिया जाए, इस पर सरकार लगातार केवल विचार ही नहीं कर रही, बल्कि किस तरह से जो लोगों में विश्वास है उस पर कायम किया जाए उसको भी बता रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये तमाम जो कदम हैं बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, क्या कुछ जो है परिवर्तन आया है पहले के मुकाबले, और किस तरह से ये जो परिवर्तन है वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। और जो सरकार की नीति है कि नक्सलवाद को ख़त्म करना है, नक्सलियों को ख़त्म नहीं करना है, नक्सलवाद ख़त्म करना है और लोगों को मुख्य धारा में वापस लाना है, और शासन और सत्ता में जो उनका विश्वास है वो जो है वो वापस लाना है। तो वो अपने आप में दिखाई दे रहा है लगातार, जिस तरह से नीतियां बनाई जा रही हैं और जिस तरह से लगातार उन पर अमल किया जा रहा है, जिस तरह से बातचीत जो है वो लगातार जारी है, जो सरकार के कदम है वो लगातार जारी हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रभास कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ। सबसे पहले शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है ये आंकड़े देखकर, सरकार के कदम देखकर, जो नक्सलवाद के खिलाफ
लड़ाई है वो अंतिम दौर में है, एक बड़ा लक्ष्य सरकार ने रखा है। बिल्कुल, देखिए सरकार एक सोची समझी रणनीति लगातार इम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सरकार के अप्रोच में 3 भाग हैं, खास करके नक्सलों के बारे में अगर हम बात करें। पहला है कि जो हथियार डाल के वापस आना चाह रहे हैं उनको पूरा स्वागत करके राष्ट्रीय धारा में लाने की बड़ी कार्यक्रम चल रही है। जैसे आज गृह मंत्री कर रहे थे, एक मॉडल कार्यक्रम, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसा हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसे बदले, और जिस कारण से इन्होंने बंदूक उठाए थे उस कारण को दूर करने के लिए बड़ी कोशिश, ताकि उनकी परिवार के साथ ये सारे पूरे राष्ट्रधारा में आ जाए। ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो उस पॉलिसी की है कि जो लोग लगातार इस तरह नक्सल ये में प्रभावित होकर बंदूक लेके ये कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है। उनको अरेस्ट करके उनको सरेंडर कराने में के लिए भी कोशिश चल रही है। तीसरा पार्ट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रमा जी, वो है जो लोग पूरा हिंसा में भाग ले रहे हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को शिकार कर रहे हैं, उन पर जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में कितने लोग मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई लोग बलिदान दिए। तो ये 3 पार्ट है। इसके अलावा देखिए लगातार सरकार की जो सोच है, ये नक्सल प्रॉब्लम केवल लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, एक सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम है। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काफी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें विकास की पहुंच बहुत कम रही है। उन जगह पे जाके उन जिलों में काम करके लोगों को सुविधाएं देके, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो ये सारे सुविधाएं देके उन लोगों को की आर्थिक लेवल को ऊपर उठाया गया है, जिसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो जो हमारे युवा मिसगाइड होके ज्वाइन कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि बंदूक उठाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब विकास की बड़ी कार्यक्रम चल रहे हैं, देखिए लगातार आपने एक चीज देखा होगा, जो पहले जो चल रहा था, नक्सलवादियों का विकास उनके लिए बड़ा दुश्मन है, क्योंकि विकास जहां होता है वो उनके लिए, उन मूवमेंट के लिए बड़ा धक्का होता है। तो हमेशा पहले क्या देखे होंगे, कोई विकास की कार्यक्रम चल रहा है उसमें बाधा डालो, कॉन्ट्रैक्टर्स को मारो, वहां ब्रिज गिरा दो, कई स्कूल को गिरा दो, इस तरह की कार्यक्रम चल रही थी उनकी, लेकिन वो सारे बंद हो गए। आज वो जंगल में रिट्रीट हो चुके हैं, और जंगल में भी आप देख रहे हैं जिस तरह कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई हो रही है। देखिए पहले नक्सल 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या हालत था, आपकी आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, उड़ीसा के कुछ इलाके, तेलंगाना के कुछ इलाके, कई तमिलनाडु के कुछ इलाके, केरला में भी था। इतना बड़ा इनका यह था, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह गृह मंत्रालय और ये जो राज्य सरकारें ने भी जिस तरह कोऑर्डिनेट करके जॉइंट कमांड कई जगह हुए हैं, और अब जाके स्थिति क्या है, लगभग सब जगह राज्यों में खत्म हो गया, केवल छत्तीसगढ़ में 1-2 जिला में चल रहा है, वहां भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। कई नक्सल युवक, मतलब जो युवा ने नक्सल ये में प्रभावित होके बंदूक उठाए, उन्होंने भी कई लोग मारे गए। तो आगे देखिए रास्ता बड़ा साफ है सरकार का, जो एक प्रकार से जो डिटर्मिनेशन आप कहिए, डिटर्मिनेशन जो है, साफ जो इच्छा शक्ति है वो दिखाई देती है। मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बात कर रहे हैं और जो दिखाई भी दे रहा है, अगर हम सुरक्षा स्थिति की वहाँ पर बात करते हैं, या हम जो नुकसान होता था पहले इस तरह के ऑपरेशन से उसकी बात करते हैं, हिंसा में जो बात करते हैं वो काफ़ी कमी उसमें दिखाता है, और बड़ी संख्या में 2014 के अगर हम बात करते हैं तो जो नक्सलवादी हैं, नक्सलाइट्स हैं, उन्होंने समर्पण भी किया। किस तरह से जो रणनीति है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें आप देखते हैं कि एक बड़ा बदलाव आया है, पहले क्या स्थिति थी और अब जो है, अब क्या स्थिति आप देखते हैं? मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, पहले का जो स्थिति थी उसमें भी मैं खुद शामिल था, उस एरिया में मैं खुद गया था, और अभी भी जो सिचुएशन है ये भी मैंने अभी गया था, कांकेर और नारायणपुर और मालकानगिरी भी मैंने अभी किया था। तो ये दोनों का कंपैरिजन मैं खुद बताऊंगा अब क्या हो चुका है और क्या था। वो टाइम था जब 76 हमारा सिपाही जो थे वो एक साथ में शहीद हो गए थे 2009 में, और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो कि आज तक हम नहीं भूल सके। अब वो जगह था जब जिरम घाटी में इंसिडेंट हुआ, जब बीसी शुक्ला जी मारा गया और काफी कांग्रेस के लीडर्स मारे गए थे, तो
तो ये पूरे के जो टीम थे आंध्र और उड़ीसा के टीम, वो वहां से जिरम घाटी से निकल करके तुलसी डोगरी होकर के मलकानगिरी पहुंच गए। मलकानगिरी में उन्होंने प्लान किए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में एंट्री किया और वहां पर जिरम घाटी में इंसिडेंट करके उन्होंने तुलसी डोगरी होकर के वहां पर मलकानगिरी चले गए। अब जो है मैं यही चीज बताना चाहता हूं, कोई भी स्टेट से कोई भी स्टेट को नक्सलाइट्स अभी एंट्री नहीं कर सकते हैं। ना उड़ीसा से आंध्र जा सकते हैं, ना उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। आप देखिए लास्ट मंथ जो ऑपरेशन हुआ था, उड़ीसा से जो मालकानगिरी से टीम जो आ रहे थे, पेनिट्रेट करते छत्तीसगढ़ में आ रहे थे, उड़ीसा में 7 मारे गए और 30 मारे गए छत्तीसगढ़ में एंट्री करने के टाइम पर। तो पहले जो सिचुएशन था, हमारे जितने गाड़ी थे, हमारा जितना अपना इवन बुलेट प्रूफ गाड़ियां थे, उनको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा करके उन्होंने उड़ा देते थे और मैक्सिमम हमारा ट्रूप्स एम्बुश हो जाते थे। अब सिचुएशन ये हो चुका है कि अभी हम उन्हें एम्बुश कर रहे हैं और बड़े संख्या में वो मारे जा रहे हैं। दूसरा है, मैं वो जगह देखा था बस्तर में जाकर के, डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं था। मैं क्लियरली बता रहा हूं जी। अब जो गया है ये बस्तर वो बस्तर नहीं है, वो नारायणपुर, वो दांतीवाड़ा, वो कोंडागांव और वो जगह आप देखिए, जब आप जाएंगे कांकेर जाएंगे जी। आप विलेजेस देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, डेवलपमेंट इन मोबाइल टावर्स, डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, विलेजर्स के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी, और ये जितने हैं इतनी सुविधा उनके लिए किया गया है। इवन गांव के जो लेडीज है उनको नर्सेस का तालीम दे करके उसी गांव का जो है स्वास्थ्य केंद्र है उन पर भी लगाया गया है। एक और बड़ी चीज हुआ है, जो नक्सलाइट्स के यंग, उनका जो रिक्रूटमेंट होता था, जो यंग लड़कियां और यंग लड़के जाते थे उनको ज्वाइन करने के लिए, इनको अभी मुख्य धारा में लेकर के, और जो 7वीं 8वीं क्लास भी पास किए हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन किया गया है और उनको इंडिया रिजर्व बटालियन में भी शामिल किया गया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे डेवलपमेंट डेफिनेट गवर्नमेंट अपना कर रहा है। और छत्तीसगढ़ का पॉलिसी में एक चीज बताऊं, जो छत्तीसगढ़ में जो पॉलिसी हुआ है वो नंबर 1 पॉलिसी है, जो अमित शाह जी ने बताया, वो सरेंडर पॉलिसी अब नया बनाना चाहिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। बाकी गवर्नमेंट से जैसे उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, इनसे बात करके एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाएंगे कि सरेंडर पॉलिसी क्या होना चाहिए, ताकि उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगा और उसको सभी स्टेट को बताएंगे, वो वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो। गढ़चिरौली में आप देखेंगे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कितने नक्सलाइट सभी मारे गए थे। तो ये सरेंडर पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू करेगा। उसमें जो होगा, जो युवा है उनके पास, जो भटक करके उनके पास गए हैं वेपन के साथ वो सरेंडर करेंगे। आप देखिए अभी मैं क्लियरली बता, अमित शाह जी के जाने से 7 दिन पहले सुकमा में काफी नक्सलाइट्स पकड़े गए हैं और a lot of Naxalites have surrendered also। अब ये सरेंडर पॉलिसी इतना अच्छा हुआ है, अभी आगे भी होगा। और सरेंडर पॉलिसी नॉट ओनली टू दोज माओइस्ट, इवन उनके फैमिली के लिए। दूसरी और एक पॉलिसी बना के रखे, जो माओवादी के जो भय से और उनके वायलेंस में जो फैमिली बर्बाद हुए, उन फैमिली को भी पुनर्वास कर रहे हैं। और ये जो योजना है गवर्नमेंट बना रहा है। और एक बड़ी चीज मैं बताऊंगा, फोर्सेस पहले हम रोड में जाते थे, रोड से हम एंट्री करते थे इंटीरियर ऑफ बस्तर में, फिर हम वापिस आ जाते थे। अब जो है फोर्स जो है हमारे, वो बस्तर के अंदर में है। और एक चीज है जो अमित शाह जी ने बताए थे, एंड ऑफ रेड टेरर हैज ऑलरेडी कम टू बस्तर एंड बस्तर कोंडागांव में अब नक्सलिज्म नहीं है। और जो भी थोड़ा सा रहेंगे कोई जगह पे, वो जरूर उसको बात किया जाएगा। और इसमें मैं तो ज्यादा ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ऑपरेट करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी आपसे बात करेंगे। ऑपरेशन
बिल्कुल, शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। मिश्रा जी ने विस्तार से बताया और बेहद ऑथेंटिक उनकी बात भी है क्योंकि वो वहाँ पर रहे हैं, उन्होंने वो परिस्थितियाँ देखी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहले किस तरह का वहाँ पर विकास था और अब किस तरह से विकास की बयार, और उसी की वजह से जो ग्रामीण हैं उनमें एक विश्वास आ रहा है, जो सुरक्षा बल हैं उनकी स्थिति जो है और ज़्यादा जो उनके एफर्ट्स हैं वो वहाँ पर काम में आ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं मारे भी जा रहे हैं, एक जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उनका जो विश्वास और उनका जो सहायता है वो उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। 2011 में चिदम्बरम जी ने कहा था कि ग्रामीणों का विश्वास जीतना है। क्या वजह है कि वो विश्वास जीत नहीं पाए और क्या वजह है कि अब जो ये विश्वास है वो लोगों में आत्मविश्वास के रूप में दिखाई दे रहा है? देखिए रमा जी, इसमें कई राजनीति के कारण भी जुड़ा हुआ था जी, क्योंकि चुनाव के समय में कुछ पार्टियां उनकी मदद लेते थे। इसकी वजह से मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, कई राज्यों में हमने देखा है कि क्यों जी, छत्तीसगढ़ में भी पहले ऐसी थी, कुछ पार्टियां इनकी मदद लेती थी अपने चुनाव मदद करने के लिए या हिंसा ना करने के लिए अपने इलाके में। इस तरह का एक प्रकार के एग्रीमेंट भी कभी कभी कुछ दलम लीडर के साथ होता था, स्थानीय जो जो भी लोकल लीडर है। ये राजनीतिक कारण पहला था। दूसरा कारण देखिए, जो मूल कारण क्या है, ये जो गरीब परिवार से युवा क्यों बंदूक उठाए, वो मूल कारण यही था। उनको लग रहा था कि हमारे संविधान की जो व्यवस्था है उससे उनको सामाजिक या आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो सरकार पिछले 10 साल से जिस तरह लगी हुई है कि भाई विकास कोने कोने तक पहुंचना है, ये कारण नंबर 1 है। वो सामने देख रहे हैं कि विकास की लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फ्री राशन जा रहा है, कई जगह पे कैंप्स हो रहे हैं कि ये स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। और साथ में देखिए, जिस तरह देखिए सरकार की जो पॉलिसी रही है, एक तरफ विकास की जितना हो सके करो, जितना उसके सामने जितना भी चुनौतियां उसको मुकाबला करते जाओ, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल विल, वो भी एक बड़ा कारण है, भाई हमें करना है। और तीसरी बात, हमारे सुरक्षा बल, हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, जो जवान वहां तैनात हैं, उनकी जो डेडिकेशन है, और उनका भी देखे, वो कभी एनकाउंटर वगैरह जब हो जाता है, वो ऐसे एक परिस्थिति में जाके उन लोगों को मारना पड़ता है, लेकिन वो भी चाहेंगे कि ये जो मिसगाइडेड युवा हैं वो चीजों को समझे। भारत बदल चुका है, वो स्थिति नहीं है जब 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक, वो हालत नहीं है। चीजें बदल चुके हैं, विकास आपके घर पर आ रहा है। बिल्कुल। और इसी बदलते परिदृश्य की जो बात है वो मिश्रा जी भी बता रहे हैं। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे, कितने चुनौतीपूर्ण होते थे और जिस तरह से मिसगाइडेड युवाओं की बात कर रहे हैं, किस तरह के दबाव में ये युवा रहते भी थे, किस तरह से इन्हें जबरदस्ती जो है इन ऑपरेशंस में शामिल किया जाता था, और अब जिस तरह की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, खेलों का आयोजन वहां पर हो रहा है, खुद गृह मंत्री वहां पर जाते हैं, बात करते हैं, तो ये जो गतिविधियां हैं ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम विश्वास हासिल करने की बात करते हैं और उनमें एक जो डिटर्मिनेशन है उन लोगों में भी लाने की बात करते हैं? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहूँ, अभी जो बस्तर ओलंपिक्स हुआ, बहुत बड़ी चीज हुआ इस बार जो बस्तर में हुआ है। बस्तर में मैं ये सोच नहीं सकता था, जब बस्तर में हम पहले गए थे, मतलब मैं तकरीबन 2005 2006 से बस्तर जाता रहता हूँ और दंडकारण्य में भी जाता रहता हूँ, अब उस बार में भी जाता रहता, लेकिन बस्तर में ओलंपिक्स होना ये बहुत बड़ी बात है। उसमें क्या है, हमारे जो बस्तर के ट्राइबल्स है, हमारे जो युवा शक्ति है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ फौज में जाना नहीं चाहते, इवन वो लोग उभर करके देश के जो है अपना ओलंपिक्स में भी ज्वाइन करेंगे, एथलीट्स भी बनेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी बात मैं बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि अभी देखिए, हम जब पहले जाते थे हमारे पास वही था 7.62 राइफल्स, हमारे पास था वही जो पुराने दूरबीन वही था, हमारे पास कोई ड्रोन्स नहीं था, हमारा कोई सैटेलाइट्स नहीं था, हमारा इंटर कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट नहीं था। जब हम देखिए, जब वहां पर जिरम घाटी में इंसिडेंट हो गया, जब अटैक हो गया, एम्बुश हो गया, उसके बगल वाला कैंप को इंफॉर्मेशन नहीं जा सका। हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन बस्तर के अंदर बहुत मुश्किल था। अब जो है मोबाइल टावर्स चारों तरफ हो चुका है, हमारे कैंप्स बस्तर के अंदर है, सभी जगह मौजूद है। और एक चीज है,
जो हमारे इन्फॉर्मर्स जो पहले होते थे गांव में, हमको इन्फॉर्मर एक ही फील्ड इन्फॉर्मर नहीं मिलता था। अगर मिलता था तो नक्सलाइट्स को मिलते थे, क्योंकि वो उनके ऊपर प्रेशर डालते थे, उनका फैमिली को तबाह करते थे, तो वो भयभीत होकर के उनको इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में देते थे। अब जो है सिचुएशन अलग है। गवर्नमेंट का जो वहां पर प्रोग्रेस हुआ, वहां पर जो विकास हुआ, उसमें आजकल जो है इन्फॉर्मर्स हमारे पास ज्यादा है, और कोई भी एक इन्फॉर्मर अभी नक्सलाइट्स के लिए है ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे जितना बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, हमारे पास ग्राउंड इन्फॉर्मर्स मौजूद है। और दूसरा एक और चीज में हम बताएंगे, हमारा कम्युनिकेशन में इतने सुधार हुआ है। कम्युनिकेशन ड्रोन के माध्यम में हम एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन रखते हैं, और ग्राउंड फ्रॉम कंट्रोल टू ग्राउंड ऑपरेशनल पार्टी टू सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन बकायदा अभी मौजूद है। जिसके लिए अगर कोई एक जगह पर हमारा कोई बॉर्डर में कोई इंसिडेंट हुआ, स्टेट बॉर्डर में, दूसरे स्टेट के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज होते हैं, उनके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इन्हें मजबूत किया गया है। बिल्कुल शेखर अय्यर जी, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे। जिस तरह से जो सुरक्षा बलों को है वो ज़्यादा इक्विप किया गया है और बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको देखते हुए ये जो एक बड़ा विजन है ये तभी आ सकता है जबकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के से हटकर एक नई सोच लाई जाए। आप हमें पूछ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो समस्या है, नहीं, ये जो समस्या है, ये समस्या इस पर राजनीति नहीं आनी चाहिए जी, क्योंकि अगर देखिए जैसे आतंकवाद है वैसे नक्सलवाद है। देखिए दोनों जगह पे मिसगाइडेड लोग इसमें लगे हुए हैं। नक्सलवाद मामले में क्या है, इसमें आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है, सामाजिक न्याय जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार की तरफ से कोशिश जो है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की मैंने जिक्र किया कि जहां जहां आप विकास को और तेजी से करोगे तो इन परिवार जिनको अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिली, अगर जब मिलता रहेगा तो उनको भी लगेगा बंदूक उठाने क्या जरूरत है, भाई नॉर्मल जीवन जियो, अपने अपने आगे लाइफ के ये बारे में सोचो। और देखिए एक दूसरी बात मैं बताऊं, कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का सपोर्ट चलता था, ये जो बुद्धिजीवी जो शहर में बैठकर उनको सपोर्ट दे रहे थे, वो सपोर्ट को सरकार ने काट दिया है। बिल्कुल, मानवाधिकार के नाम पे जो राजनीति होती थी उसका भी अंत हुआ है, और सही में मानवाधिकार क्या है और किस तरह से जो मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिससे सबका विकास हो सके, वो नीति अब अपनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका और मिश्रा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी और अपने अनुभव साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।